एक शब्द प्रयोग किया जाता है नैतिक शून्य कर्म। नैतिक शून्य कर्म ये क्या होता है? क्या कोई कार्य ऐसा हो सकता है जो नैतिकता के दायरे से परे हो? बताइए। जिसमें हम नैतिकता, अच्छा या बुरा, सही या गलत, उसमें आँख ही ना पाए। क्या ऐसा कोई कार्य हो सकता है? कोई भी अमर्यादित कार्य नहीं। अमर्यादित कार्य, अमर्यादित को तो आप नैतिकता के दायरे पे ला सकते हैं कि ये सही है या गलत है। देखो फिर से मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से समझना है। जब भी हम नैतिकता की बात करें, जब भी हम आए कि भाई किसी को नैतिकता के पैमाने पर हमें तौलना हो, तो देखिए अब इसकी इंक ख़त्म हो गई, ये चल ही नहीं रहा, चाहे जो इशू है इसमें। चलिए इसको एक बार रीस्टार्ट करते हैं, शायद कुछ दिक्कत। तो जब भी किसी दायरे को हमें नैतिकता के पैमाने पर तौलना हो तो कैसे तौलेंगे बताइए? किसी भी चीज़ को हमें नैतिकता के दायरे पर तौलना हो तो कैसे तौलेंगे? क्या तरीका है उसके लिए? क्या तरीका? मैंने एक तरीका बताया है ना आपको, सही और गलत। और सही और गलत कैसे तय होगा? सही और गलत का सिद्धांत भी बताया है कि सही गलत किसी चीज़ को कैसे हम देखेंगे कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, कैसे देखेंगे? उसके लिए क्या बताया है? मैंने दो चीज़ें बताई, एक सही का सिद्धांत और एक गलत का सिद्धांत। सही वो चीज़ है जिसका लक्ष्य क्या है, जिसका रिजल्ट क्या है, जिसका परिणाम क्या है, अच्छा है, गुड है ना। जिसका रिजल्ट अच्छा है वो गुड है, वही आपका अच्छा है, और जिसका रिजल्ट बैड है वही आपका गलत है ना। तो सही क्या है? सही का सिद्धांत ये कहता है कि जिसका रिजल्ट अच्छा है, गुड आए, जो दूसरों की भलाई से जुड़ा हुआ हो, वही आपका सही है। तो क्या कोई कर्म ऐसा है जो जिसका रिजल्ट अच्छा या बुरा नहीं हो सकता है? क्या कोई काम ऐसा है? बताइए। जिसको हम नैतिकता के पैमाने से दूर रखें, जिसको हम नैतिकता के पैमाने पर जोड़ ही ना सकें, या कोई ऐसा कार्य है जिसको हम नैतिकता से परे रखें। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो मानसिक तौर पे पागल है। किसी पागल व्यक्ति का कोई भी कार्य न्यायालय भी इसे क्या करती है? बरी कर देती है। कोई पागल व्यक्ति है जो उसने किसी तरीके का अपराध किया तो आपराधिक गतिविधि से उसको, है ना, कि मानसिक तौर पे इसके दिमाग की, देखो सही गलत आप कब चुनते हैं? आप यदि जुडिशियल में जाएंगे, जुडिशरी में जाएंगे, या फिर आईपीसी के सेक्शंस को देखेंगे तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, मेंस रिया और एक्टस रिया। अब ये दोनों क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो कार्य करने के दौरान क्या आपकी मंशा थी कि इस कार्य का रिजल्ट ऐसा आए? एक होता है कि हमने कोई कार्य कर रहे हैं और कार्य करने के दौरान हमारी मंशा भी वही होती है। मान लीजिए अपराध करना, ये एक एक्ट हो गया कि आपने अपराध किया, लेकिन क्या अपराध करने की आपकी कोई मंशा थी? यदि मंशा थी तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। अपराध के लिए दोनों चीज़ें जरूरी होनी चाहिए, जैसे मन से भी आपने इंटेंशनली उसको करना चाहिए और साथ में वो एक्ट हुआ होना चाहिए। मान लीजिए अभी आप मन ही मन सोच रहे हैं किसी के बारे में बहुत गलत, मान लीजिए किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया और आपके दिमाग में भी उसके खिलाफ वही चल रहा है, लेकिन ये आपने अभी एक्ट में नहीं किया, बल्कि ये सिर्फ दिमाग में है, आपके मेंस रिया है, ब्रेन पे चल रहा है। तो दिमाग में किया गया अपराध अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, उसके लिए आपका एक्ट होना चाहिए। यदि आपने किसी का मर्डर सोचा तो मर्डर हो जाना चाहिए, समझ रहे? तभी जुडिशियल सर्विस, न्यायालय आपको क्या करेगा? अपराधी घोषित करेगा। यदि आपने कोई अपराध किया, मान लीजिए कोई मर्डर हो गया आपसे, है ना, और आपने इंटेंशनली नहीं सोचा, आपकी मंशा नहीं थी किसी को मार देने की, तो ऐसे में आपको अपराधी तब भी घोषित नहीं किया जाएगा। दो धाराएं होती हैं, एक धारा होता है सेक्शन 299, एक होता है 302। 302 है आपका मर्डर, हत्या। एक होता है, ये 299 धारा है आपराधिक मानव कृत्य, आपराधिक मानव कृत्य। इसमें भी किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, कल्पेबल होमिसाइड बोलते हैं इसे, और ये तो हत्या है, ये इसमें भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन दोनों की सजाएं अलग अलग है। यहाँ पे भी व्यक्ति मर रहा है, खत्म हो रहा है,
जैसे मान लीजिए आप हैं, पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ है ना, आमतौर पे होता ही रहता है। पति ने जोश में आकर, आवेश में आकर पत्नी को एक थप्पड़ मारा, ठीक। थप्पड़ मारने से पत्नी का सर टकरा गया कहीं पर भी ऐसी जगह पे, नुकीली जगह पे, जिससे उससे इतनी ब्लीडिंग हुई और उसकी मौत हो गई। अब क्या इसे मर्डर करार दिया जाएगा? क्या यह हत्या है? नेचर ऑफ इंजरी ये कहती है कि किसी को थप्पड़ मारने से कोई मर नहीं सकता है। यदि किसी को थप्पड़ मार दे तो क्या कोई मर जाएगा? नहीं मरेगा, है ना। और पति का इंटेंशन भी ये नहीं था, लेकिन अब पति करे क्या? मान लीजिए पत्नी है और पति पत्नी दोनों किचन में हैं, आराम से कुक कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ठीक है। खाना बनाते समय मजाक मजाक में पत्नी ने जो है चाकू को जो है छेड़खानी की और वो पति के लग गया और वो पेट में जाके घुस गया। अब ऐसी कंडीशन में पेट में वो चला गया और पति की मृत्यु हो गई, तो इसमें क्या होगा? सेक्शन 299 लगेगा या 302 लगेगा? क्यों 299 लगेगा? क्या पत्नी को ये नहीं पता कि ये चाकू है, धारदार है, किसी के भी पेट में जाएगा तो वो मरेगा, इसके साथ खेलना? तो उसको तो पता है ना ये चीज़ कि चाकू है। ये मैं यदि अब मान लीजिए मैं बंदूक लेकर के किसी की शादी में गया और बंदूक छुटा रहा हूँ, चला रहा हूँ खूब, लेकिन मुझे पता है कि यदि इसकी गोली किसी को लगेगी तो मरेगा। तो ऐसी कंडीशन में नेचर ऑफ इंजरी क्या है? आपने, लेकिन पत्नी के इंटेंशन नहीं था, पत्नी का इंटेंशन नहीं था उसको मारने का, और पत्नी ने ऐसे मारा भी नहीं उसको, वो तो अंदर गया और जाने के बाद ऐसे आर्गन को टच किया कि वो मर गया, ब्लीडिंग हुई, खत्म हो गया। यदि यही तरीका ऐसा होता कि पत्नी लेती और लेने के बाद कम से कम पेट में 3 बार गोल गोल घुमा भी देती, मारती पहले और मारने के बाद 3 बार 4 बार घुमा देती, तो यानी कि फुली इंटेंशन था उसे मारने का, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो कार्य है, जो हमारा कृत्य है, उस कृत्य का इंटेंशन जानना हमें बहुत जरूरी है। तो क्या कोई पागल व्यक्ति जो मानसिक तौर पे सही गलत का निर्णय नहीं कर सकता है, क्या वो कोई नैतिक तौर पर किसी कार्य को सही या गलत, वो एक दफे कानूनी तौर पे किसी कार्य को सही गलत कर सकता है? कानून की नज़रों में तो गलत और सही है, लेकिन क्या इथिकल तौर पे, नैतिक तौर पे क्या वो सही गलत कर रहा है? तो ऐसे कार्य को हम क्या कहते हैं? जैसे कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो क्या छोटे बच्चे के द्वारा किया गया कोई कार्य, छोटे बच्चे के द्वारा किया गया कोई कार्य क्या नैतिक तौर पे सही या गलत माना जा सकता है? कानूनी तौर पे सही गलत हो सकता है, लेकिन नैतिक तौर पे सही गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी उसको समझ नहीं है, वो जानकारी नहीं है, उसके मस्तिष्क का विकास उतना नहीं हुआ है। तो हमेशा नैतिकता के दायरे पर जब भी आप किसी पैमाने को करेंगे तो कुछ कार्य ऐसे होंगे जो नैतिकता के पैमाने से अलग होंगे। तो लिखिए नैतिक शून्य कार्य, ये लिखने को आएगा नॉन मोरल एक्शन। नैतिक शून्य कार्य में लिखिए मानव के जिन कर्मों का नैतिक मूल्यांकन, मानव के जिन कर्मों का नैतिक मूल्यांकन, मानव के जिन कर्मों का नैतिक मूल्यांकन या नैतिक निर्णय, मानव के जिन कर्मों का नैतिक मूल्यांकन या नैतिक निर्णय ना हो सके, मानव के जिन कर्मों का नैतिक मूल्यांकन या नैतिक निर्णय ना हो सके, अर्थात जिनका उचित अनुचित, अच्छा बुरा, के रूप में निर्णय ना हो सके। मान लीजिए आप हैं, ठीक है, अभी यहीं पे हम लोग क्लास में बैठे हुए हैं, या क्लास में बैठे हुए छोड़िए, गाड़ी चला रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। ड्राइव करने के दौरान आपके साथ 3-4 लोग और सवार हैं। ऐसी कंडीशन में आपको छींक आ जाती है, आप हाईवे में चला रहे हैं, अच्छी खासी स्पीड में चला रहे हैं, 100 की स्पीड में, और छींक आ जाने के कारण से आपका संतुलन चला जाता है, बिगड़ जाता है। तो अब बताइए नैतिक शून्य होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा? मान लीजिए उस हाईवे की गति सीमा 100 है और गाड़ी 120-130 में हुई,
तो फिर क्या नैतिक शून्य होगा कि नहीं होगा? पहली अनैतिकता तो आपने यही कर दी कि गाड़ी को एक ऐसी स्पीड लिमिट में चला रहे हैं जो स्पीड लिमिट स्वीकार नहीं है कानूनी तौर पे, उस हाईवे को बनाया गया है कि स्पीड लिमिट पे, और इसके बाद छींक आना आपके बस की बात नहीं है, ये एक अनैच्छिक कार्य है जो आपकी इच्छा से नहीं होता है। तो जब भी कोई अनैच्छिक कार्य होता है और उसके कारण कोई दुर्घटना होती है तो कैसा हो जाता है? वो नैतिक शून्य कार्य हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको कानून के दायरे में आकर के उस कार्य को करना होगा, यदि उससे बाहर करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं पे दिक्कत होगी। अब जैसे ड्रंक एंड ड्राइव, शराब पी के आप गाड़ी चला रहे हैं, अपराध है ना, इसको नैतिक शून्य नहीं कह सकते हम, है ना, क्योंकि पहले आपने अपराध यही कर दिया कि गाड़ी में बैठ गए शराब पी करके, और दूसरा फिर आप एक गति सीमा से पार चला रहे होंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं पे आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। छींक आने के कारण से यदि किसी को चोट लगती है आपके द्वारा तो वो नैतिक शून्य होगा, ये ध्यान रखना है, लेकिन वो कानूनी दायरे के अंदर रह के होना चाहिए, ठीक। आगे लिखिए, अभी हो गया, ये समझ में आ गया। नैतिक शून्य कर्म होते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले लिखिए अबोध बच्चे के कर्म, अबोध बच्चे के कर्म। दूसरा लिखिए पागलों के कर्म। कई बार हम बोल देते पागल है, तो पागल है का मतलब कि चलो इसके कार्यों को सही गलत हमें नहीं समझना है कि ये सही कर रहा है गलत कर रहा है। अगला लिखिए अनैच्छिक कर्म, अनैच्छिक कर्म। बूढ़े जो होते हैं वो ज़्यादा अनुभवी होते हैं, उनको नहीं हम इस दायरे पे ला सकते, वो एक एक्सपीरियंस्ड होते हैं, सही गलत का उन्हें ज़्यादा ज्ञान होता है, तो इस दायरे में बूढ़े नहीं आएंगे। वो तो सबको राह दिखाते हैं, फिर उनकी राह को अनैच्छिक कहने लग जाए तो वो तो बर्बाद कर दें। अगला नेक्स्ट पशु के कर्म। एक जानवर नहीं समझ सकता कि क्या चीज़ उचित है क्या चीज़ अनुचित है। प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक घटनाओं को भी हम नीति के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, है ना। तभी आप देखते हैं ना बैंक वाले जब भी आप कभी बीमा करवाने जाएंगे तो बीमा की टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होता है कि जो भगवान के द्वारा किए गए गॉड एक्ट हैं, आपने एक मूवी देखी होगी OMG, ओ माई गॉड, उसमें ये दिखाया गया कि यदि भगवान के द्वारा किए गए कृत्य हैं तो उनके प्रति जीवन बीमा या फिर किसी भी तरीके का आपको रिस्क कवर नहीं मिलेगा। क्यों? एक्ट ऑफ गॉड है, ये मानव के बस की बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नीति शून्य कर्म। अब कभी आएगा तो लिख लेंगे, इसके बारे में लिख पाएंगे। चलिए अगला है समाजीकरण, सोशलाइजेशन। अगला टर्म्स है सोशलाइजेशन। यदि कुछ टर्म्स मैं दोहराऊं दोबारा तो फिर मुझे बता देना है कि ये हो चुके हैं। समाजीकरण, सोशलाइजेशन, बताइए इसके बारे में क्या लिखा जा सकता है, क्या होता है? सोशलाइजेशन क्या है, समाजीकरण क्या है? समाज के हिसाब से ढलना, कैसे, मतलब एग्जाम्पल के साथ समझाइए। जैसे डिजिटलीकरण हो रहा है तो उसमें समाज के लोगों को, ये तो इनोवेशन हो गया कि समाज का इनोवेशन हो गया, ये समाजीकरण नहीं हुआ। मान लीजिए आप हैं, एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, अब हमें सोशलाइजेशन करना है, समाज के अकॉर्डिंग उसे ढालना है। तो सोशलाइजेशन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप किसी समाज के एक क्रियाशील व्यक्ति बनते हैं। मान लीजिए आप हैं, अभी क्या हुआ, कोविड के दौरान हमें क्या कर दिया गया, सोशली आइसोलेट कर दिया गया। हम किसी से मिल नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, किसी के संपर्क में नहीं जा सकते। आइसोलेट का मतलब ये है कि हम सामाजिक तौर पे एक्टिव नहीं रह गए। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति समाज में एक सक्रिय क्रियाशील व्यक्ति बन जाता है, इसे बोलते हैं समाजीकरण। कई बार आप बोलते हैं किसी को कि सामाजिक व्यक्ति नहीं है, किसी के कार्यक्रमों में नहीं आता, किसी की मदद नहीं करता, है ना। तो जब व्यक्ति समाज के क्रियाशील अंग समझता हो, क्रियाशील का मतलब यह है कि समाज की समस्याओं में अपने आप को मुखर रूप से प्रस्तुत करे, तो सामाजिक तौर पे क्रियाशील है। समाज की समस्याओं को आत्मसात करे और सामाजिक समस्याओं पे खुद को खड़ा रखे, तो आप तो इसी समाजीकरण क्या, सोशलाइजेशन एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से आप समाज के सक्रिय सदस्य बनते हैं। लिखिए, ये लिखने को आता है कई बार, लिखिए समाजीकरण वह प्रक्रिया है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है। मान लीजिए अब आप लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यूपी में हैं, आप यहां से तमिलनाडु चले गए, स्टेट बदल गया, समाज बदल गया,
अब समाज का मतलब क्या है? समाज में कई तत्व हैं, भाषा वहाँ की बदल गई, बोलचाल बदल गया, रहन सहन बदल गया, खान पान बदल गया। अब उस समाज से कैसे अपने आप को जोड़ेंगे? अब आपका समाजीकरण करना पड़ेगा, सोशलाइजेशन करना पड़ेगा, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। आपको उस समाज के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। वहाँ के रिचुअल्स अलग होंगे, वहाँ के त्यौहार अलग होंगे, वहाँ की मान्यताएं अलग होंगी, शिक्षा पद्धति अलग होगी, वहाँ का कल्चर अलग होगा। कल के दिन एज अ प्रशासक आपकी पोस्टिंग कहीं और होती है तो आपको अपना सोशलाइजेशन वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से करना पड़ेगा ना। कि आपको क्या लगता है कि बिल्कुल आप अपने ढर्रे, अपने रवैये से ही किसी भी प्रशासन तंत्र को चला लेंगे? लोगों के साथ जुड़ना है तो लोगों से उसी हिसाब से। कल मैं अभी एक देख रहा था, एक वीडियो था, एक किसान नेता जो है पुलिस वालों से बहस कर रहे थे। अब आपको उस मुद्दे को डील करना है। एक आईपीएस अधिकारी थे, वो उस मुद्दे को इतना आसानी से डील कर ले गए कि मुझे मजा आ गया। उन्होंने कहा मैं भी किसान का बेटा हूं। यदि आप किसान हैं, आपको लग रहा है कि आपके अधिकारों को छीना जा रहा है, आपके हकों को छीना जा रहा है, तो मैं भी किसान का बेटा हूं। मेरे पिता भी किसान हैं। जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं उसी समस्या से मैं भी जूझ रहा हूं। लेकिन मेरे दायित्व अलग हैं, आपके दायित्व अलग हैं। हम दोनों एक दूसरे के दायित्व को, आपको लग रहा हो कि पुलिस आपको रोक रही है, पुलिस आपके साथ बर्बरता कर रही है, ये आपकी सोच हो सकती है। लेकिन हमारे लिए कुछ रूल रेगुलेशन है, नियम है, कानून है, हम उनको मानना पड़ेगा हमें। रही बात आपकी बात सुनने की, मैं आ रहा हूं, आपकी पूरी एक एक बात सुनूंगा। तो जब आप एक दूसरे को अपने आप से जोड़ देते हो, कनेक्ट कर ले जाते हो, तो उस कनेक्शन से ही फिर आप सामाजिक बन जाते हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ पा रहे हो? आप जहां जैसा देश वैसा वेश, वैसी भाषा, वैसा रंग, वैसा गुण, आप सामाजिक हो गए। मान लीजिए आपको बुजुर्गों की सभा में बैठा दिया जाए, समाज चेंज हो गया। उनका थॉट प्रोसेस अलग है, पीढ़ीगत अंतर है आपका। अब आपने क्या किया? अपने थॉट प्रोसेस को उनके ऊपर डालना चालू कर दिया। तो ऐसे में तो सामाजिक, ऐसे तो समाज चलेगा नहीं, ऐसे तो आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। तो बेहतर क्या होगा? हमें उनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ेगा। वो तो वो आपके अकॉर्डिंग नहीं ढलेंगे कभी भी। तो आपको, अब बच्चों के बीच यदि आप चले गए, बच्चों का समाज, अब बच्चों के बीच सोचें कि अब आप एक मैच्योर पर्सन की तरह उनके साथ बिहेव करें, तो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। कई बार बहसें होती क्यों हैं? क्योंकि हम समाजीकरण हमारा उस दौरान हम समझते नहीं है और हम अपने आप को जोड़ नहीं पाते हैं। तो समाजीकरण जोड़ने की प्रक्रिया है समाज को। ठीक है, लिखिए, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति सामाजिक मानदंडों, मैंने ये लिखवाया था सामाजिक मानदंड क्या होते हैं, ठीक है, सामाजिक मानदंडों, सामाजिक मूल्यों, सामाजिक मूल्यों, सामाजिक परंपराओं, सामाजिक मानदंडों, सामाजिक मूल्यों, सामाजिक परंपराओं, सामाजिक व्यवहार के ढंग, सामाजिक व्यवहार के ढंग को अपनाकर समाज का क्रियाशील सदस्य बनना सीखता है। समाज का क्रियाशील सदस्य बनना सीखता है। अब जैसे आदिवासी समाज में मैं आपको भेज दूं, तो कैसे आप अपने आप को आदिवासी समाज के साथ जोड़ पाएंगे? बताइए, जब आप वहां के समाजीकरण से जुड़ जाएंगे। आइसोलेशन के साथ आपका काम नहीं होगा। ठीक, ये हो गया आपका समाजीकरण। और बताइए, ये हो गया। अगला शब्द, कुछ शब्द मैं आपसे पूछूंगा भी, यदि हो गए हों तो ठीक है, नहीं हो गए हों तो और बताइएगा कि ये नहीं हुआ है, क्योंकि काफ़ी हद तक मैंने करवा दिया है। सत्यनिष्ठा आप लोग बोल रहे थे लिखवाने को, सत्यनिष्ठा हम लोग वहीं पे लिख लेंगे। जब अभी पढ़ना ही, अभी डिटेल तो हमने चालू नहीं किया, जब वहाँ पे पढ़ेंगे तो कर लेंगे सत्यनिष्ठा। यदि अभी लिखना हो तो अभी लिख लो, क्योंकि किसी ने लाइव ऑफलाइन बैच में मुझे बोला था कि सत्यनिष्ठा आपको करवानी है। सत्यनिष्ठा वैसे मैंने बताई है, अच्छे से बता दी है, खूब डिटेल से उसको मैंने समझा भी दिया है। बात रही लिखने की तो छपवा तो मैं दूंगा, कोई इश्यू नहीं। लिखना हो तो लिख लो, डाल लो हेडिंग सत्यनिष्ठा। मैंने तो वही लिख दिया था जो आप बोल रहे थे। हाँ, वही लिखना ही, और क्या है दोनों में। बस ये है कि ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं चीज़ों को तकनीकी तौर पे, वही है जो बात मैं वहाँ पे समझा रहा था, बोल रहा था, मैंने पॉइंट लिखे हुए थे, वही है और कुछ नहीं है। लेकिन लिख लो कुछ चीज़ें। सत्यनिष्ठा डाल लो हेडिंग। सत्यनिष्ठा लिखिए, सिविल सेवा का एक महत्वपूर्ण आधारभूत मूल्य है। ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, बुनियादी मूल्य
है ना। तो सबसे पहले हमें शुरुआत ही यहीं से करनी है। सिविल सेवा का एक महत्वपूर्ण आधारभूत मूल्य सत्यनिष्ठा है। बताइए अब आप लोग, क्या है सत्यनिष्ठा? मन, विचार और कर्म का सामंजस्य होना, या फिर आसान भाषा में कहूं कि भय, दबाव, प्रलोभन, पूर्वाग्रह, पाखंड आदि से मुक्त होकर के जो सही है उसके साथ खड़े रहना, गलत का साथ नहीं देना, यही सत्यनिष्ठा है। जो आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं, जो अपने दिमाग में सोच रहे हैं वही आप बोल रहे हैं, और जो आपके कर्म हैं उन्हीं को कर रहे हैं। तो जब तीनों का तारतम्य सामंजस्य, लेकिन आप जो अपने दिमाग में सोच रहे हैं क्या वो नैतिक है या अनैतिक है, इस पैमाने पर भी आपको देखना पड़ेगा। मान लीजिए आप किसी दूसरे के नुकसान को पहुंचाने सोच रहे हैं, मन में तो वो सोचा आपने, फिर कर्म में भी उसे तब्दील कर दिया और वचनों से भी बोल दिया, तो क्या आप सत्यनिष्ठ हो गए? सत्यनिष्ठ का मतलब है जो सही है उसके साथ खड़े होना। गलत के कोई आतंकवादी आकर के हजारों लोगों को मार के जाता है तो क्या वो सत्यनिष्ठ व्यक्ति हो गया? क्योंकि वो सही के साथ नहीं खड़ा है। सही क्या है? उसका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य बैड है, समाज में भय फैलाना है, समाज को नुकसान पहुंचाना है, तो वो सही उचित कर्म नहीं कहा जाएगा, अनुचित कर्म हो जाएगा। तो उचित कर्मों के माध्यम से अपने मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों को साथ लेकर के चलना सत्यनिष्ठा कहलाता है। अभी कब हो पाएगा? जब आप कुछ मानवीय मूल्यों को अपने अंदर ग्रहण करेंगे। जैसे निडरता, आपके अंदर निडरता होनी चाहिए, आपके अंदर अपनी बातों को कहने की शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर नैतिकता समझने का पहलू होना चाहिए, नीति शास्त्रीय दक्षता होनी चाहिए, आप नीति शास्त्रीय दक्ष होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सही गलत क्या है, किस सिचुएशन में कोई चीज़ सही हो जाएगी, किस सिचुएशन में कोई बात गलत हो जाएगी, आपको समझना चाहिए। यदि आप ये भी नहीं समझ पाएंगे तो आप सत्यनिष्ठ कैसे रह पाएंगे? ठीक है, तो लिखिए, सत्यनिष्ठा के बारे में लिखिए, सिविल सेवा का एक आधारभूत मूल्य है। आगे लिखिए, परिभाषा लिखवा रहा हूं, भय, दबाव, प्रलोभन, भय, दबाव, प्रलोभन, पूर्वाग्रह, सब लिखवा चुका हूं। पूर्वाग्रह क्या है ये मैंने लिखवाया है आप लोगों को, है ना। इसके बारे में दो बातें मैंने लिखवाई थी कि दो तरीके का पूर्वाग्रह होता है ना, सब लिखवा रखा है। लिखे, भय, दबाव, प्रलोभन, पूर्वाग्रह एवं पाखंड से मुक्त होकर संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा रखते हुए, संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा रखते हुए, संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा रखते हुए सार्वजनिक हित में अपने कर्तव्यों का दृढ़तापूर्ण पालन, सार्वजनिक हित में अपने कर्तव्यों का दृढ़तापूर्ण पालन करना ही सत्यनिष्ठा है, इंटीग्रिटी है। दृढ़तापूर्ण पालन ही करना ही सत्यनिष्ठा है। सत्यनिष्ठा को नैतिक सिद्धांतों, सत्यनिष्ठा को नैतिक सिद्धांतों की दृढ़ता, सत्यनिष्ठा को नैतिक सिद्धांतों की दृढ़ता, निर्दोष चरित्र, निर्दोष चरित्र, स्पष्टता, स्पष्टता, ईमानदारी एवं निष्कपटता, सत्यनिष्ठा को नैतिक सिद्धांतों की दृढ़ता, निर्दोष चरित्र, स्पष्टता, ईमानदारी एवं निष्कपट रूप से, ईमानदारी एवं निष्कपट रूप से कर्तव्य पालन के पर्यायवाची के रूप में परिभाषित किया गया है। कर्तव्य पालन के पर्यायवाची के रूप में परिभाषित किया गया है। स्वच्छ, निष्पक्ष एवं प्रभावी प्रशासन की स्थापना के लिए, स्वच्छ, निष्पक्ष एवं प्रभावी
प्रशासन की स्थापना के लिए सच्चरित्रता के बिना संभव नहीं है। सच्चरित्रता के बिना संभव नहीं है। सच्चरित्रता का विपरीत शब्द भ्रष्टाचार है। सच्चरित्रता का विपरीत शब्द भ्रष्टाचार है। अर्थात पद और स्थिति के अनुसार अपने दायित्वों को निभाने, पद एवं स्थिति के अनुसार अपने दायित्वों को निभाने में ईमानदारी, विश्वसनीयता एवं प्रतिबद्धता होनी चाहिए। दायित्वों को निभाने में ईमानदारी, विश्वसनीयता एवं प्रतिबद्धता होनी चाहिए। सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए कि वे वित्तीय या किसी अन्य रूप में वित्तीय एवं किसी अन्य रूप में उनका अन्य व्यक्तियों या संगठन के प्रति कृतज्ञता पैदा हो। समझ रहे हैं? मैंने आपको ये बताया था कि आपको किसी से कोई भी एहसान नहीं लेना जब आप सार्वजनिक पद पर बैठे हों। ठीक है? यदि आप किसी से भी एहसान लेंगे तो कल के दिनों इस एहसान का बदला बड़ा चुकाना पड़ेगा, जो आपकी सत्यनिष्ठा से आपको डिगा देगा। तो आपको अपने कर्तव्य पे रहते हुए किसी भी ऐसे कार्य का निष्पादन नहीं करना है जिस कार्य के निष्पादन के माध्यम से आप किसी के प्रति क्या हो जाएं? कृतज्ञ हो जाएं, कृतज्ञता का भाव से भर जाएं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कभी आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या चाहिए? आप टैक्सी ले लीजिए, आप प्राइवेट व्हीकल से चले जाइए, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ले लीजिए, लेकिन किसी और की गाड़ी आपको उस कंडीशन में नहीं लेनी चाहिए। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन फ्यूचर में क्योंकि उसका आपको बदला चुकाना पड़ेगा। बदला क्या होता है? जब आप किसी के एहसानों के तले लदते हैं तो ऐसे में फिर आप कुछ भी करने के लिए तैयार होना पड़ता है आपको, उसके सही को भी आप गलत ठहराते हैं। तो इसलिए आपको कभी भी किसी का ऐसा कृतज्ञ नहीं बनना चाहिए ताकि समय आने पर आप कभी भी गलत करने को भी तैयार हो जाए, है ना? अभी आप लोग भी कृतज्ञ बनते जा रहे हैं अपने माता पिता के चंद पैसों के लिए या कुछ भी चीज़ों के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ये उनकी ड्यूटी है। उन्होंने आपको पैदा किया है तो उनका क्या क्या कर्तव्य है माता पिता के, वो कोई एहसान नहीं कर रहे आपके ऊपर, वो अपना दायित्व निभा रहे हैं। या तो पैदा ही नहीं करते, आप सीधा सीधा क्वेश्चन मार्क लगा सकते थे कि पुत्र आपको चाहिए था, पुत्री आपको चाहिए था, तो अपने दायित्वों का निर्वहन करो। कल के दिन आप लोग भी शादीशुदा होंगे, बच्चे होंगे, तो आपके कुछ दायित्व होंगे। वंश आपने बढ़ाए, मैं अकस्मात तो पैदा हो नहीं गया। ये बताइए, मेरा ऐसा तो है नहीं कि धरती में अवतरण हो गया हो, चमत्कार। आप ही दोनों के कारण आए हो, यदि आप दोनों नहीं होते तो शायद मेरा जन्म नहीं होता। तो ऐसे में आप उनके कृतज्ञ नहीं हुए। परिवार के कभी हम कृतज्ञ नहीं बनते हैं। क्यों? परिवार क्या है? दायित्वों का समन्वय है। पति पत्नी यदि वैवाहिक जीवन के साथ बंधते हैं तो एक दायित्व से बढ़ जाते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ जाते हैं। पत्नी का अपना दायित्व है, पति का अपना दायित्व है। वहाँ पे कृतज्ञता का भाव नहीं होता कि पत्नी डेली आपको खाना बना के भेज रही है तो आप फिर उसके प्रति कृतज्ञ हो जाए। वो कहे कि किसी का मर्डर करना, मारना इसे, बोला चल कोई नहीं, तू डेली खाना खिलाती है, आज तो मार ही देंगे। ऐसा नहीं। क्यों? दायित्वों का निर्वहन। आप एक बंधनों से जुड़े हैं, तो कभी भी परिवार के प्रति हम ऐसे कृतज्ञता के भाव से नहीं जुड़ते हैं। ये भी आपको समझना चाहिए। क्लियर?
है ना। आगे बढ़ें तो ये आपका सत्यनिष्ठा का आसान भाषा में आपको कि सत्य के साथ खड़े रहना, सत्य के प्रति निष्ठा होना, ये सत्यनिष्ठा है। और सत्याग्रह के बारे में मैंने आपको बताया था जब मैंने गांधीवाद के बारे में आपको समझाया था कि गांधी क्या हैं और गांधी ने सत्याग्रही के लिए कितने गुण बताए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ। अब नेक्स्ट लिख लीजिए प्रोफेशनल इंटीग्रिटी या व्यावसायिक सत्यनिष्ठा क्या है। अगला शब्द है व्यावसायिक सत्यनिष्ठा। व्यावसायिक सत्यनिष्ठा देखिए, क्षेत्र या व्यवसाय विशेष में, क्षेत्र या व्यवसाय विशेष में क्षेत्र या व्यवसाय विशेष में स्वीकृत मूल्यों, मानकों एवं निर्देशों आदि के अनुसार, मानकों एवं निर्देशों आदि के अनुसार मानकों एवं निर्देशों आदि के अनुसार कार्य करने हेतु अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास, अनुसार कार्य करते हुए अपने लक्ष्यों तक पहुंचने का, लक्ष्यों की प्राप्ति में पहुंचने का प्रयास क्या है, व्यावसायिक सत्यनिष्ठा है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर के पास आप गए, आपको नॉर्मल फीवर है, नॉर्मल फीवर मतलब वायरल फीवर होता रहता है ना। देखो कई बार क्या होता है ना, हम लोग बुखार जब आता है तो बुखार की स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, पागल हो जाते हैं, लगता है कि कुछ हो गया। आमतौर पे जब आपकी बॉडी में कुछ असंतुलन होता है ना, 3 चीज़ें आयुर्वेद में बताई गई, वात पित्त कफ, तीनों चीज़ों का असंतुलन जैसे ही होगा बॉडी रिएक्ट करती है। तो कई बार जब बॉडी में कोई ऐसी चीज़ घटना घटती है तो हमारी बॉडी अपने आप को हीट करती है, गर्म करती है, और गर्म करके उन विषाणुओं, उन शरीर के उन तत्वों को ख़त्म करने का प्रयास करती है जो हमारे लिए अनावश्यक है। वो टेम्परेचर बढ़ा के उन विषाणुओं को, उन जीवाणुओं को मार देती है। लेकिन हम क्या करते हैं, तुरंत एक खाई डोलो या एक पैरासीटामॉल खाई और उसको दबा दिया कि ये कैसे गर्म हो गई। गर्म होने का मतलब वो अपने आप को खुद सही कर रही है। आपकी बॉडी हमेशा खुद सही करने का प्रयास करती है। जब भी कुछ भी ऐसा होगा वो अपने आप को सही कर लेगी, वो उसी दिशा में काम करती है। तो हमारी दिक्कत है कि हम ही उसे गर्म करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अनावश्यक चीज़ें डालते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं। तो मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर का प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, आप उसके क्लाइंट हैं तो आपको सही इलाज दे न्यूनतम मूल्यों पे। ठीक, डॉक्टर क्या करेगा, उसको पता है कि यदि मैं यहाँ पे 4 टेस्ट लिख दूंगी तो 4 टेस्ट का कमीशन आ जाएगा उसके पास। जिस पैथोलॉजी से जाके कराएगा उसके साथ उनके संबंध होते हैं। आजकल के डॉक्टर क्यों चेकअप पे चेकअप लिखते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। कल परसों की एक घटना है, मेरे एक रिलेटिव थे और उनको अचानक से क्या हुआ, मतलब बहुत ही वो जो कर सकता हो, जो माध्यम चुन सकता हो, कानून के जितने तरीके, जितने पैतरे वो प्रयोग कर सकता हो उसने किए। निर्भया के वकील ने अपने क्लाइंट को बचाने के लिए कानून के जितने लूप होल्स थे सबका सहारा लिया। तो वो सही होगा कि गलत होगा? इथिकली सही है, वो नैतिक तौर पे उसने अपने वकालत के उसके साथ किसी भी तरीके से अपने क्लाइंट को बचाने के जो तरीके पाया वो तरीके यूज किए उसने, तो गलत कहाँ हुआ? लेकिन यदि आप उस तरीके से देखें, इमोशनली देखें, इसको इमोशनली जज करें, कई बार हम वकीलों को कहते हैं कि ये गलत का साथ देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो इमोशनली फिर आपको गलत लगेगा। लेकिन यदि आप प्रोफेशनली देखेंगे तो प्रोफेशनली वो व्यक्ति बिल्कुल सही है। तो जब आप प्रोफेशनल एथिक्स में जाएंगे, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी का काम करेंगे, तो वहां पर आपको प्रयास करना है कि आपको अपने जो आपका उद्देश्य है, जो आपका वो है, वो कार्य आपको करना ही पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र की आपने कथा सुनी होगी। तो क्या हुआ, वो एक शासक थे, एक राजा थे। ऐसी एक पौराणिक कथा है कि अचानक कोई एक उनके दरबार पे साधु सन्यासी आए और उन्होंने उन्हें अभिश्राप दे दिया। कह रहे उनकी परीक्षा ली जा रही थी, वो बहुत दानी स्वभाव के थे और सत्यवादी थे हरिश्चंद्र।
और जब वो परीक्षा के दौरान क्या हुआ, उनका राजपाट खत्म हो गया। एक समय ऐसा है कि उनका पुत्र खत्म हो गया। तो जब वो कहाँ काम करते थे, एक शमशान घाट में काम करते थे। हरिश्चंद्र जो है ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि एक राजा से एक शमशान घाट तक उनकी ड्यूटी पहुंच गई। तो जब उनकी पत्नी उनके पुत्र को लेकर के आई उस शमशान घाट में, तो ऐसी स्थिति में शमशान घाट का जो चार्ज था 2 रुपये 2.5 रुपये, उसके बिना उस लाश को नहीं जला सकते थे, जबकि था उनका पुत्र ही, है ना। फिर उनकी पत्नी ने जब अपनी साड़ी का आधा पल्लू फाड़ के दिया कि लो ये 2 रुपये की बिक जाएगी, तब जाके उन्होंने पुत्र का दफन करने दिया। ये है इंटीग्रिटी। पता चला आपको गाड़ी मिल गई, नीली बत्ती, बेटा भी स्कूल उसी से जा रहा है, मैडम भी उसी में बैठ के घूम रही हैं, रिश्तेदारों को भी घुमा रहे हैं, अरे वो मिली किस लिए है, समझ रहे। तो प्रोफेशनल इथिक्स का मतलब है कि जो चीज आपके प्रशासनिक कार्यों, प्रशासनिक दायित्वों के लिए मिली है, उसके अतिरिक्त तो उसका प्रयोग नहीं करना। यह है प्रोफेशनल इथिक्स। अपने काम के प्रति ईमानदार रहना। तो लिख लीजिए कुछ इसमें लिखिए। अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड के दौरान भी आप देख रहे हैं बहुत सारी कंपनी, जैसे कि ये आपके महापुरुष श्री 1000 बार श्री स्वामी रामदेव जी महाराज, गलत नहीं है ये, लेकिन गलत क्या कर दिया इन्होंने क्लिनिकल ट्रायल चलाया अपने हिसाब से, है ना। राजस्थान की कोई एक यूनिवर्सिटी थी, उसके साथ मिल करके कोरोनिल दवा बनाने के लिए, लेकिन सरकार को कोई जानकारी नहीं थी। इतनी बड़ी संख्या में पूरा विश्व की कंपनियां लगी हैं, उनको कोई जानकारी नहीं थी। ये कब दे रहे हैं, जब आप मार्केट में आके पहले उसे लॉन्च कर दे रहे हैं, और जब उसकी रोक लगा दी गई उसके बाद आप दस्तावेज भेज रहे हैं। तो ये इथिकली गलत है। क्यों? क्योंकि मेडिकल साइंस का इथिक्स है कि आप जब भी कोई ऐसा गुपचुप तरीके से आप काम नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसे गुपचुप तरीके से काम करती हैं, समझ रहे हैं बात को। तो जहां पे गलत है वहां पे गलत तो बोलना पड़ेगा। ये गलत था तरीका, ये तरीका सही नहीं था। आपको लानी थी मेडिसिन, आप लाते, पब्लिकली लाते, दुनिया ला रही है। भारत भर में कितनी कंपनियां काम कर रही हैं, विश्व में कितनी कंपनियां, आपको मना तो है नहीं, लेकिन आप एक जो इथिक्स बनाया गया है, जो नीति संहिता बनाई गई, जो आचार संहिता, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आपको नहीं बताना चाहिए कि कोरोना की दवा है। आप ये कहते कि इम्यून पावर बढ़ाने की दवा है, बहुत सारी इम्यून पावर बढ़ाने की दवाएं थी, गिलोय था, सुगंधा, तो उन्हीं सब का सम्मिश्रण बना के अपने कोरोनिल बना के कोरोना की दवा बता दी। नाम भी कोरोना से ही रखा उसका आपने। बाद में आपने कहा कि नहीं, हमने तो कहा ही नहीं ये कोरोना की दवा है, हमने तो कहा कि इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी और आप जो है उससे लड़ पाएंगे। तो ये क्या है, प्रोफेशनल इथिक्स के खिलाफ हो जाता है ये चीज़। ठीक है, तो लिखिए इस चीज़ को। कहाँ तक लिख लिया? व्यावसायिक सत्यनिष्ठा है। तो लिखिए जैसे वर्तमान में अनेक मेडिकल कंपनियां नई दवाओं की खोज हेतु गुपचुप तरीकों से लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल करती हैं। क्लिनिकल ट्रायल करती हैं। यह व्यावसायिक सत्यनिष्ठा का उल्लंघन है। पुनः मरीजों को वैसी दवाएं लेने एवं टेस्ट के लिए सलाह देना जो उनके लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, अगला लिखिए, ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसको सुनिश्चित कराने के लिए क्या काम किया जा सकता है? हम ऑथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। जैसे मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि मान लीजिए आप प्रशासक बनोगे तो आपको पता होगा कि कहाँ पे कौन सी योजना आने वाली है, ये तो जानकारी होती है हमें, है ना।
कि अभी फिल्म सिटी आने वाली है नोएडा पे, तो कितने एरिया पे आएगी, यहाँ पे एयरपोर्ट आने वाला है यहाँ पे, क्योंकि जिले भर का जिले का जितना भी योजनाएं आती हैं, जिले के जितने भी कार्य होते हैं, नीति आयोग के साथ डीएम जुड़ा होता है, एसडीएम जुड़ा होता है। तो ऐसी स्थिति में आप उसके आसपास की ज़मीन खरीदवा दें अपने रिश्तेदारों को कि भाई खरीद लो, अभी टेंशन ना लो, सबका दुगना कराता हूँ, ठीक है, कल के दिन वही। तो ये क्या हुआ, प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ चले गए आप। तो इसके लिए बेहतर क्या है, आपको जो नीति संहिता है, जो आचार संहिता है, उसका क्या करना पड़ेगा, आपको शपथ दिलानी होगी और उसके लिए आपको ट्रेन करना पड़ेगा। ये नेता मंत्री होते हैं, ये किस चीज़ की शपथ लेते हैं, 2 शपथ लेते हैं हमेशा, एक पद की शपथ और दूसरी गोपनीयता की शपथ। अपनी गोपनीयता, मंत्री पद पर रहते हुए जो भी निर्णय लिए जाएंगे उनको गोपनीय रखेंगे, क्या अंदर बातें हो रही हैं उनको गोपनीय रखेंगे, वो सब तक नहीं पहुंचाएंगे। नहीं तो वित्त मंत्री क्या करें, बजट आने से पहले कंपनियों को बता दें इस कंपनी के लिए इतना आ रहा है, इस कंपनी का। आपको पता है नवंबर के महीने से बजट बनना चालू होता है और सारे जितने कर्मचारी होते हैं जो उसमें संलग्न होते हैं सबको अंडरग्राउंड कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, कोई नहीं निकलता जब तक 1 फरवरी नहीं आ जाती। जिस दिन सदन में बजट पेश होता है उसी दिन सारे कर्मचारी निकलते हैं बाहर, जितने बजट बनाने में संलग्न होते हैं, और सारे कम्युनिकेशन उनके बंद कर दिए जाते हैं, सिर्फ विभागीय कम्युनिकेशन चलता है उनका, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। कीमत हर चीज़ की है, किसी को भी खरीदा जा सकता है। शेयर मार्केट आपकी उलट पलट जाएगी एक दिन में, बजट आते ही शेयर मार्केट। और शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट सबसे बड़ी मूर्खता है इस ब्रह्मांड की। हो क्या रहा है, आपका ही पैसा है। अब जैसे यस बैंक है, यस बैंक था, ठीक है, आपका पैसा है, ठीक है, बैंकों में सब जगह आपका पैसा है। रिलायंस है उसके शेयर आपने खरीद रखे हैं, एसबीआई है उसके शेयर आपने सबके खरीद रखे हैं, जो लोग शेयर मार्केट में खेलते हैं। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, आप ही का पैसा है, गलत न्यूज़ डाल देनी है, आपके पैसे को जीरो कर देना है। कोई एक निगेटिव खबर पहुंचा के उसके शेयर जीरो कर देना, लोग बेचना चालू करते हैं धड़ल्ले से, उसकी वैल्यू खत्म। किसका नुकसान होता है, पब्लिक का। महामूर्खता यदि कोई इस ब्रह्मांड में भी चल रही है बिजनेस में, शेयर मार्केट है, लेकिन चल रही है, सट्टेबाजी है, लोग भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, खुश हैं। एक निगेटिव खबर से पूरा का पूरा शेयर जीरो। अब मैं एग्जांपल आपको देता हूं कैसे गेम खेला जा रहा है, आप लोग को शायद ये। अगला टर्म से सेवा की भावना, सेवा की भावना। बताइए, स्पिरिट ऑफ सर्विसेज, बताइए क्या होती है। हम भी बोलते हैं ना कई बार कि हमें सेवा करना है ना, सिविल सेवा में जा रहे हैं, तो क्या है ये, किस तरीके से डिफाइन करोगे, कैसे इसे लिखोगे। मदद करना, से रिलेटेड है। अच्छा, ये सेवा की भावना मदद से रिलेटेड है, ठीक है। और क्या इसमें नैतिक जिम्मेदारी का भाव निहित होता है या स्वार्थ की भावना का भाव निहित होता है। आपकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी की सेवा करना। कोई असहाय है, कोई पीड़ित है, तो इसमें क्या है, एक सेवा की भावना कुछ नहीं, आपकी एक मानसिक अवस्था है, जिस मानसिक अवस्था में स्वार्थ की भावना रहित ना होकर स्वास्थ्य की भावना से हट करके आप एक अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। तो लिखिए सेवा की भावना वह मना स्थिति है, सेवा की भावना वह मना स्थिति है जिससे कोई कार्य, सेवा की भावना वह मना स्थिति है जिससे कोई कार्य व्यक्तिगत लाभ या स्वार्थ पूर्ति का भाव न होकर, सेवा की भावना वह मना स्थिति है या मनोवृत्ति है जिसमें कोई कार्य व्यक्तिगत लाभ या स्वार्थ पूर्ति का भाव न होकर, व्यक्तिगत लाभ या स्वार्थ पूर्ति का भाव न होकर इस भाव से किया जाता है कि, इस भाव से किया जाता है कि
यह उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, यह उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। इसमें कर्तव्य बोध का भाव निहित होता है। महात्मा गांधी ने कहा है ना, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, है ना। गांधी क्या कहते थे? दूसरे की पीड़ा का दर्द यदि आप समझते हैं तो आप सेवा की भावना से जुड़े हुए हैं। इस समाज का, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा धर्म है दूसरों की मदद करना, दूसरों की सेवा करना। तो जब आप व्यक्तिगत हितों से, व्यक्तिगत स्वार्थों से, व्यक्तिगत लाभों से ऊपर उठ जाते हैं और दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित होते हैं, तब आप सेवा की भावना में जाते हैं। अब मुझे आप कहें कि यदि जियो लॉन्च हुआ तो क्या जियो का लक्ष्य दूसरों की सेवा करना था, मदद करना था, कि आपको फ्री में डेटा मिल जाए, आपको ये मिल जाए? यदि ऐसा लक्ष्य रहा होता तो शायद आज आप 599 का रिचार्ज नहीं करवा रहे होते, नहीं करवा रहे होते। वो तो आने वाले समय में वही जियो आपको मानसिक तौर पे भी बीमार बनाने वाला है धीरे धीरे, और बड़े बड़े अस्पताल खुलवाएगा जो मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान करेंगे। देखते जाइएगा आगे, अगला इन्वेस्टमेंट उसका यही है। उसने तो पहले आपको विक्षिप्त बना दिया, पागल बना दिया, और इसके बाद वो आपको, अभी देखिए कितने बड़े बड़े अस्पतालों में इन्वेस्टमेंट, अगला इन्वेस्टमेंट होगा उसका, क्योंकि अब आप ही लोग जाओगे, इधर से तैयार कर रहा है, उधर से भेज रहा है। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी आश्रम, जो सीरीज है, उसमें क्या करते हैं, आश्रम में जो लड्डू बांटे जाते हैं उसमें नशा मिलाया जाता है, और जो नशेड़ी तैयार होते रहते हैं उनको कहाँ भेजा जाता है? नशा मुक्ति केंद्र में, और नशा मुक्ति केंद्र में भी वही चीज़ भेजी जाती है। तो जो जितने नशा मुक्ति केंद्र बनवा रहे हैं उतना, ये राज्य को नशे से खत्म ही करना, नशा बंद ही कर दो, बैन ही कर दो। भारत में कहीं नशा कोई किसी तरीके का मिले ही ना। मेडिकल स्टोर में इतने सारे, आप कभी जाइए मेडिकल स्टोर में, कहीं कोरेक्स सिरप चाहिए तो आपकी तरफ देखेगा ऐसे करके, आप उस गए थे लेने, आपको शक के नारे से रखे होंगे उसके पास, लाइन से रखे होगा 10 तो कोरेक्स सिरप, लेकिन आपसे कहेगा कि डॉक्टर का पर्चा कहाँ है। अरे भाई, यदि ये गलत दवा है तो फिर आपको ये बेचना ही, रखना ही नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि इससे कोई व्यक्ति नशे में फंस रहा है या लेकिन वो बेचना है, वो बिकेगी, लेकिन उसको लेकर के तो बहुत सारी दिक्कतें हैं हमारे समाज में। राज्य इस चीज़ को नहीं, नशा मुक्ति केंद्र भी वो खोलना चाहते हैं, इतना सारा सब कुछ करना चाहते हैं, स्किल्ड इंडिया चलाना चाहते हैं, लेकिन नशा बंद नहीं करना चाहते। एक तरफ से बीमार बनता ही रहे, तभी तो जा करके दूसरी तरफ के बिजनेस भी चलते रहेंगे। हॉस्पिटल, बहुत लोगों का हेल्थ सेक्टर पे कितना पैसा देती है गवर्नमेंट हर बार, बहुत करोड़ों रुपए, और वो लोग होते हैं जिनकी किडनी फेल है। क्यों फेल है किडनी? और किडनी पे आप देखेंगे सरकार सब्सिडी भी देती है। यदि आपको किडनी पेशेंट है तो गवर्नमेंट से मदद मांगेंगे, आपको हेल्प भी कर देगी, लेकिन नशा बंद नहीं करेगी। शराब पी पी के ही उसकी किडनी फेल हुई थी, करोड़ों रुपए वहाँ पे दे देगी आपको ट्रांसप्लांट कराने के लिए, लेकिन जिस कारण से आपका ये ऑर्गन फेल हुआ उसको बंद करने के लिए तैयार नहीं है। विडम्बना है। इकोनॉमी सर्कुलेट हो रही है ना, एक समस्या से दूसरी समस्या का निदान हो रहा है। हेल्थ सेक्टर आने वाले समय में सबसे ज़्यादा बूम करेगा, सबसे तेज, अभी बूम कर ही गया है, लेकिन जो इंटरनेट है, मेरे हिसाब से यदि आप देखें, मेरे सितारे कहते हैं कि आने वाले समय में आप 1-2 अस्पताल डाल दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लोग भरने वाले हैं। और उसमें कौन होने चाहिए? कोई डॉक्टर, बुखार जुखाम ये पेशेंट बहुत नॉर्मल हो जाएंगे, मनोवैज्ञानिक जो मानसिक तौर पर पीड़ित लोग हैं वो तो उनकी संख्या बढ़ेगी। अब पूरा देखेंगे आप, अपने आसपास ही देख लेंगे, सब परेशान हैं दिमागी तौर पे, अपने मुद्दे सुलझा ही नहीं पा रहे हैं, डिसीजन लेने की लोगों की क्षमताएं खत्म होती जा रही हैं। तो आने वाले समय में जो कैरियर काउंसलिंग है, जो लोग मोटिवेटर हैं, जो मेंटरशिप प्रोग्राम, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। लोग मोटिवेशन अब खोजते हैं, ढूंढते हैं, कैसे कोई आके मोटिवेट कर दे, उनकी भीड़ बढ़ जाएगी। अब ये कंडीशन हो रही है, कोई ना कोई कारण से आदमी आज अवसादग्रस्त होता जा रहा है। चलिए ठीक है, तो सेवा की भावना समझ गए, है ना, समझ गए। गांधी कहते हैं कि दूसरों की सेवा करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को पीड़ित करने से बड़ा कोई पाप नहीं है ना। तो ये गांधी का, गांधीवाद के अंतर्गत ये भावना है। ठीक है, अगला नेक्स्ट लिख लीजिए, लगभग मैंने काफ़ी सारे लिखवाई दिए, अब कुछ बचा है। नियम,
मैंने कानून आपको पढ़ाया था, नियम नहीं लिखवाया था, नियम लिख लीजिए। मैंने आपको पढ़ाया था कानून और नैतिकता में अंतर विरोध, ये भी पढ़ाया था। पहले कानून पढ़ाया था, फिर विधि और नैतिकता में क्या सिमिलरिटी है, क्या दोनों के बीच में अंतर है, ये भी बताया था। मैंने बताया था कि कानून बाह्य पक्ष से जुड़ा हुआ है और नैतिकता आंतरिक पक्ष से जुड़ी हुई है। कानून के उल्लंघन पे दंड का विधान है और नैतिकता के उल्लंघन पे आपको पश्चाताप होगा, ग्लानि होगी, अंदर से आपको लगेगा कि आपने किसी के साथ गलत किया है। ये बाहर से आरोपित है, वस्तुनिष्ठता से जुड़ा हुआ है कानून, और ये आपका जागरूकता, आंतरिक जागरूकता से जुड़ी हुई है नैतिकता। तो हमने कानून और नैतिकता काफी डिटेल से मैंने बता दिया था, लिखने को भी आएगा, आप लिख लेंगे। अगला लिखिए नियम, ये क्या होते हैं? रूल। बताइए रूल क्या है? रूल क्या है? नियम किसको कैसे परिभाषित करेंगे? क्या बनाए जाते हैं? जो किसी मनुष्य के द्वारा खुद किसी मनुष्य के द्वारा क्या रचित जाते हैं? जानते सब हो, मन ही मन भरा पड़ा है, पर बोलना नहीं है, शब्द नहीं है, कभी उसको लेके काम नहीं किया गया। अरे कानून बनाने में जो हमें बिंदुवार विषय वस्तु लिखते हैं वही तो नियम है। किसी कानून का निर्माण नियमों से तो होता है। एक कानून क्या है? नियमों का पुलिंदा है। बहुत सारे नियम मिलके एक कानून बना देते हैं। तो लिखिए प्रत्येक कानून में उसके आवश्यक क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक कानून में उसके आवश्यक क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक कानून में उसके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक नियम बनाने के प्रावधान निहित होते हैं। आवश्यक नियम बनाने के प्रावधान निहित होते हैं। ये नियम कानून की मूल भावना से संगति रखते हुए मैं अब आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। अभी क्या नेक्स्ट कहां पे हैं? कहां पे थे हम? नियम लिख रहे थे। लिखिए प्रत्येक कानून में उसके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक नियम बनाने का प्रावधान निहित होता है। ये नियम कानून की मूल भावना से संगति रखते हुए उसकी व्याख्या स्पष्टीकरण एवं विस्तारण करते हैं। कानून को परिभाषित करने का काम नियम ही तो करते हैं। नियमों से ही तो पता चलता है कि कानून का क्या रूप है। किसान बिल एक कानून है ना? तो उसके एक एक क्लॉज को पढ़ेंगे तो वो नियम है ना? विस्तारण करते हैं ताकि कानून को सरलतापूर्वक प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। नियम निर्माण की शक्ति प्रत्येक देश की कार्यपालिका शाखा में निहित होती है। नियम विधि से परे नहीं जा सकते। वे विधायिका के अनुमोदन के अधीन होते हैं। हर एक नियम को विधायिका अनुमोदित करती है, तभी जाके कानून का हिस्सा बनते हैं। कई नियम जो हैं खारिज भी कर दिए जाते हैं, अनुमोदन के अधीन होते हैं। क्या कार्यपालिका भी नियम बना सकती है? कार्यपालिका कानून बना सकती है क्या? विधायिका कानून, लेकिन नियम बनाने की शक्ति कार्यपालिका के पास भी होती है। इसे बोलते हैं अधीनस्थ विधायन, है ना? कई कानूनों में ये क्लॉज होता है कि इन कानूनों को लागू करने के दौरान यदि
परिस्थिति अनुसार आवश्यक समझे तो जो कार्यपाली अधिकारी है उसके पास ये शक्ति है कि वो अपने सिचुएशन के हिसाब कार्य कर सकता है। कई बार होता है अधिकारी जो कह दे वही नियम है, वही कानून है, आप उससे बहस नहीं कर सकते कि ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है। क्यों? परिस्थिति अनुसार फिर उसे वो डिसीजन लेने की शक्ति उस कानून के द्वारा दी जाती है। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए लिखिए नेक्स्ट, आगे लिख लीजिए। विधायिका द्वारा कार्यपालिका को इस प्रकार के नियम बनाने की शक्ति, विधायिका द्वारा कार्यपालिका को इस प्रकार के नियम बनाने की शक्ति प्रदान करने को अधीनस्थ विधायन, इसे बोलते हैं सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, अधीनस्थ विधायन या प्रत्यायोजित विधायन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रत्यायोजित विधायन कहते हैं। अगला लिखिए विनियमन, विनियमन, रेगुलेशन, विनियमन, विनियमन दो चीज़ें होती हैं, एक होता है विनियमन, दूसरा होता है कंट्रोल, जिसको बोलते हैं नियंत्रण। विनियमन, रेगुलेशन, दूसरा है कंट्रोल या नियंत्रण। दोनों में क्या अंतर होता है बताएगा कोई? कंट्रोल क्या है, विनियमन क्या है? कैसे चलता रहता है? जैसे किसी चीज़ को रेगुलेट करते हैं कि आपको इस चीज़ को रेगुलेट करना है और किसी चीज़ पे कंट्रोल कर देना, नियंत्रण कर देना, उसको वहीं पे वो दो अलग अलग शक्तियां हैं, दो अलग अलग संस्थाएं हैं। देखो जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पहले आपको कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर से देता हूँ। मान लो आरबीआई है, बैंकों के लिए बनी हुई है, बैंकों की सबसे बड़ी संस्था है, इसके नीचे बहुत सारे बैंक हैं। तो बैंकों को रेगुलेट करने के लिए इसने कुछ कानून बना रखे हैं, है ना। एक मौद्रिक नीति बनाता है हर साल कि कैसे करना है, कि भैया आपको अपने रेपो रेट में या फिर आपको सीआरआर में इतना पैसा यहाँ रखना पड़ेगा, एसएलआर में इतना पैसा रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक इसने रेगुलेशन बना रखा है ताकि पैसे का प्रवाह सही तरीके से किया जाए। और जब पैनिक कंडीशन आए, उस पैनिक कंडीशन में हम अभी जैसे आपने देखा होगा सहारा इंडिया का नाम सुना है, सुब्रत राव सहारा का नाम सुना होगा आपने, पता होगा कि बहुत पहले से एक मुद्दा चला आ रहा है सहारा इंडिया वर्सेस सुप्रीम कोर्ट के बीच में। क्यों? क्रेडिट रेटिंग को लेकर कुछ मुद्दा है। सेबी और सहारा इंडिया के बीच का एक मुद्दा था कि क्रेडिट रेटिंग नहीं कराई गई थी और उसके कारण से सुब्रत राय कई साल से जेल में है। सहारा इंडिया बैंकिंग का काम भी करती है, बहुत सारे लोगों का पैसा इस समय डिले हो रहा है, निकल नहीं रहा, पैसा जमा होना भी बंद हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अभी रोक लगा, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, प्रॉपर्टी 20,000 करोड़ रुपए उसे देना है सेबी को। तो बैंकों का रेगुलेशन करने के लिए एक संस्था बनाई गई है आरबीआई, है ना। वैसे स्टॉक एक्सचेंज के लिए बना दी गई सेबी, इसका काम है स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना, है ना। जो आपके जितने भी बीमा कंपनियां उनके लिए बना गए IRDA, ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो जो रेगुलेशन में क्या होता है कि एक नियामक संस्था के द्वारा, अब देखो SBI है, SBI के द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे वो कंट्रोल के लिए बनाए जाएंगे, अपने कंट्रोल में रखेगी अपने सभी कर्मचारियों को। लेकिन नियामक संस्था का काम है कि अपने जितने भी बैंक हैं उनको रेगुलेट करना, नियामक उनका ऊपर से एक तरीके से सुपरविजन करना। नियामक का मतलब है आप गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हो, ये है नियामक। नियामक में एक सुपरविजन अथॉरिटी होती है जो ये देखती है कि क्या ये नियम, ये कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल का मतलब होता है पूरा नियंत्रण आपके पास होना, जो आप करेंगे वही वो करेगा बैंक। यहां पे क्या होता है, यहां पे सुपरविजन होता है नियामक में, कि ऊपर से आप देख रहे हैं कि गलत दिशा में जा तो नहीं रहा, जा रहा है, जाने दो, लेकिन डायरेक्शन गलत नहीं है। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप यहां से घर से कोचिंग के लिए निकले, ठीक है, ऑफिस के लिए, यहाँ पे क्लासरूम के लिए अपने निकले, क्लास के लिए आप घर से निकले, ठीक है।
आने के 3-4 रास्ते हैं, आने के 3-4 रास्ते हैं। आपका सुपरविज़न आपके गार्जियन कर रहे हैं, जो आपके अभिभावक हैं वो आपका सुपरविज़न कर रहे हैं, घर से अभिभावक हैं। आप इस रास्ते से जाते हैं, गार्जियन को पता है कि सही रास्ता है, क्लासरूम की तरफ जाता है। इस रास्ते क्लासरूम की तरफ जाता है, इस रास्ते से जाते हैं तो क्लासरूम की तरफ जाता है, इस रास्ते से भी जाते हैं तो भी गार्जियन को कोई दिक्कत नहीं। रास्ते अलग अलग हैं लेकिन लक्ष्य वही है, पहुंचना है जहाँ पे। अब यदि आप ऐसे चलने लग जाएं तो ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है कहेगी कि ये रास्ता वहाँ के लिए नहीं है, ये गलत है। रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम है सुपरविजन करना। अब यदि ये कंट्रोल अथॉरिटी होती, यदि ये तो रेगुलेशन कर रहे थे आपको किसी भी मीडियम में, तो ये आपको कहेंगे कि इनमें से कोई ट्रैक चुनो तो चल सकते हो। यदि यही कंट्रोल अथॉरिटी होती तो ये कहती यही रास्ते से जाना है, बस दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये कंट्रोल अथॉरिटी का काम है कि जो वो कहेगी वही आपको करना पड़ेगा। रेगुलेट अथॉरिटी का काम क्या है कि हाँ सही होना चाहिए, बस करिए, तरीका गलत नहीं होना चाहिए। ये रेगुलेट अथॉरिटी है। अब आपका अपने ऊपर रेगुलेशन है या कंट्रोल है? आपका अपने ऊपर क्या होता है, रेगुलेशन होता है कि कंट्रोल होता है? हाँ, कंट्रोल होता है। ये आपको पता करना है क्योंकि ये स्वैच्छिक होता है ना। आपको पता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। कंट्रोल का मतलब है कि आप गलत को नहीं करना चाहें तो आप कर, एक बार यदि आपने कह दिया ठीक है, आपका रेगुलेशन है अपने आप में। कई बार आप गलत भी कर जाते हैं, कंट्रोल भी हो सकता है आपका अपने आप में कि गलत करने से अपने आप को रोक भी सकते हैं। तो जो कंट्रोल अथॉरिटी होती है वो गलत नहीं करने देती है क्योंकि उसने तय कर दिया कि यही करना है तो यही करना है। ये कंट्रोल अथॉरिटी का काम होता है। कंट्रोल का मतलब पूर्ण नियंत्रण, पूरी तरीके से नियंत्रण में रखना। जैसे राज्य है, क्या राज्य अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर रहा है या रेगुलेट कर रहा है? यदि राज्य समाजवादी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, सोशल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, सोशल इकोनॉमी मतलब सब कुछ राज्य का होगा, सार्वजनिक होगा, तो ऐसी कंडीशन में राज्य कंट्रोल करेगा कि रेगुलेट करेगा? राज्य कंट्रोल करेगा इकोनॉमी को, क्योंकि सब कुछ राज्य का ही है। राज्य के हॉस्पिटल हैं, राज्य के स्कूल हैं, राज्य के ही सब कुछ राज्य का है। तो ऐसे में राज्य कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा? राज्य कंट्रोलर की भूमिका में है सोशल इकोनॉमी में। यदि यही इकोनॉमी कैपिटल इकोनॉमी होती, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती, तो वहां पे राज्य रेगुलेटर की भूमिका में है। राज्य ऊपर से देख रहा है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी मानकों के खिलाफ नहीं जा रही, बस वो रेगुलेटर की भूमिका हो गई, कंट्रोलर की भूमिका नहीं है। हमारे देश में राज्य रेगुलेटर की भूमिका में भी है, कंट्रोलर की भूमिका में भी है। अब इंडियन रेलवे है तो वो तो राज्य का ही है ना, तो राज्य से कंट्रोल कर रही है ना। दूसरे किसी डिपार्टमेंट, जैसे एजुकेशन सिस्टम है तो यहाँ पे प्राइवेट भी है और राज्य का भी है, तो यहाँ पे राज्य रेगुलेट भी कर रही है, कंट्रोल भी कर रही है। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो केवल प्राइवेट सेक्टर के पास हैं, तो वहाँ पे राज्य केवल रेगुलेट कर रही है कि प्राइवेट सेक्टर गलत ना करें, बाकी सब कुछ ठीक है। अभी एपीएमसी एक्ट है तो इसमें राज्य रेगुलेट कर रही थी, कंट्रोल कर रही थी? राज्य का कंट्रोल था। अब राज्य क्या करना चाहती है, उसे रेगुलेट करना चाहती है। राज्य चाहती है कि इसको निजी संस्था आ जाए, वो इस पे काम करें, तो इसी का तो विरोध कर रहे हैं किसान कि नहीं भाई आप ही करो कंट्रोल, हमें भरोसा नहीं है दूसरों पे, है ना। किसानों का खुद का अनुभव अच्छा नहीं रहा। हमारे इतिहास में हमने देखा कि एक बार चंपारण सत्याग्रह भी हुआ। किस लिए हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के हुआ था। क्या थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? तिनकठिया प्रथा। एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया, किसने कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया? किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया नील बागान के मालिकों ने। उन्होंने कहा कि नील की खेती होगी 1/3 इतने हिस्से में, अब वो चाहे फायदे का हो चाहे नुकसान का हो। अब किसानों को लग रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ रही है, जो नया कानून लेके आ रहे हैं, क्या इसमें ऐसा तो नहीं होगा कि कोई बाहरी खरीदार आएगा हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करा करके हमें बाध्य कर देगा? तो शायद इसमें एक क्लॉज ये भी सरकार ने रखा है कि जब चाहें तो किसान कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं, उन्हें कोई हर्जाना नहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन यदि वो कॉन्ट्रैक्ट को कोई प्राइवेट खरीदार तोड़ेगा तो उसको हर्जाना देना पड़ेगा। किसानों को भी ये जानकारी नहीं, कोई बता नहीं रहा है। सरकार, अभी प्रधानमंत्री कल आए थे लाइव, तो कल बताया उन्होंने कि ऐसा प्रावधान ने किया है।
सुनो हमारी बात को, फिर रकाबगंज चले गए कि देखो थोड़ा सा शायद सेंटिमेंटल खेल दिया जाए, इमोशनल खेल दिया जाए, धर्म के साथ जोड़ के खेल दिया जाए। एक प्रशासक का काम यही होता है, यही है सोशलाइजेशन। मोदी है बहुत गेम। अभी क्या है, पगड़ी बांधें और चले जाएं अमृतसर गोल्डन टेम्पल, और उनको किस तरह से मुद्दे को सॉल्व करना है, तरीका है, बिना बताए वहाँ पहुँच गए। ठीक है, तो मुद्दों को, तो अभी किसानों तक सही जानकारी का अभाव है, किसानों को सही चीज़ नहीं पता। और एक चीज़ और सही है, किसानों की अभी तक दुर्दशा का कारण भी इसका सरकार का कंट्रोल होना ही है। जब तक इसमें प्राइवेट सेक्टर एंट्री नहीं लेगा तब तक इसका भला नहीं होने वाला किसानों का, ये भी बात सत्य है। सरकार के बस का नहीं, क्योंकि एमएसपी का सबको पता है कि एमएसपी और एपीएमसी मंडी की क्या हालत है, क्या कंडीशन है। होना ये चाहिए जिस तरीके से स्कूल में आज प्राइवेट स्कूल आ गए, सरकारी स्कूलों की एक कंपेयर होना चालू हो गया कि देखो प्राइवेट की हालत क्या है और सरकारी की क्या है, फिर सरकारी को भी बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जाने लगा। अरे हम प्राइवेट चिल्ला रहे हैं कि प्राइवेट नहीं होना चाहिए, आप लोग यही विरोध कर रहे हैं ना, तो फिर जियो का सिम क्यों चलाते हो, बीएसएनएल क्यों नहीं है आपके मोबाइल पे, बताओ क्यों नहीं बीएसएनएल चलाना चाहते आप? करिए सरकार का सहयोग। नहीं चलाना चाहते ना, जो क्वालिटी अच्छी क्वालिटी सर अच्छी होती है। एयर इंडिया में टिकट आप नहीं लेना चाहते, आप स्पाइस जेट में जाएंगे, आप इंडिगो में जाएंगे, आप दूसरे में जाएंगे, क्योंकि आपको पता है आप वहां पे प्रतिस्पर्धा में आ गए, कंपेयर में आ गए। अभी कल के दिन प्राइवेट रेलें चलने लग गई, वंदे भारत में लोग चल रहे हैं, ट्रेन 18 पे चल रहे हैं, लोगों को नहीं पसंद आ रहा वो। तो सुविधा, नागरिक से पैसा लिया जा रहा है तो नागरिक को सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। समझ रहे हैं बात को, ये मुद्दा है, यहाँ पे बात है। लेकिन राज्य को भी अपनी संस्थाओं को बना के रखना चाहिए, राज्य पूर्ण निजीकरण की तरफ ना जाए। इससे क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर पूरी तरीके से हावी हो जाएगा। अभी मैं आपसे कहूँ तो प्राइवेट बैंक में आप पैसा जमा करने से एक बार डरते हैं, लेकिन आप एसबीआई में जमा कर देंगे। क्यों? आपको भरोसा है, सरकार का बैंक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ होगा तो सरकार, कम से कम सरकार तो दिवालिया कभी नहीं हो जाएगी। एसबीआई का दिवालिया होने का मतलब सरकार ने दिवालिया घोषित कर दिया अपने आप को, क्योंकि सरकारी बैंक है। आपका यस बैंक ने कर दिया, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइवेट बैंक है वो। समझ रहे हैं ना बात को? ठीक है, आगे लिखिए नेक्स्ट। अगला है ये नियम, विनियमन में लिख रहे थे ना, तो रेगुलेटरी अथॉरिटी समझे, विनियामक प्राधिकरण बनाए गए हैं ताकि वो उन संस्थाओं पर रेगुलेट कर सके, उन्हें देख सके, उन पर सुपरविजन कर सके ऊपर से कि वो सही रास्ते में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। कंट्रोल अथॉरिटी जो होती है वो पूरी तरीके से वही कंट्रोल करती है। जैसे कि एक सेंसर बोर्ड बना दिया गया, अब फिल्में तो बन रही हैं, वो फिल्में कितनी सही हैं समाज के लिए, उन्हें कौन सा सर्टिफिकेट देना चाहिए, यू सर्टिफिकेट देना है, यूए सर्टिफिकेट देना है, एडल्ट सर्टिफिकेट देना है, तो उसके लिए क्या कर दिया, एक बोर्ड ही बना दिया गया कि तुम्हारा काम है ये। क्रिकेट के लिए बीसीसीआई एक संस्था बना दी गई। समझ रहे, अलग अलग ऐसी संस्थाएं बनाई गई हैं। ट्राई, एक टेलीकॉम, जो ये आपका पूरा जितने भी हैं उसके लिए ट्राई बना दी गई। ठीक है ना, तो लिखिए विनियमन का निर्माण, विनियमन का निर्माण, विनियमन का निर्माण विनियामकीय प्राधिकरण, विनियामकीय प्राधिकरण, विनियामकीय प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, विनियामकीय प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। ये विधि और नियम को विस्तार देते हैं, ये विधि और नियम को विस्तार देते हैं, उन्हें प्रायोगिक परिस्थितियों के अनुकूल बनाते हैं, उन्हें प्रायोगिक परिस्थितियों के अनुकूल बनाते हैं। ये कार्य के तकनीकी एवं प्रकृत्यात्मक पहलू से अधिक जुड़े होते हैं, ये कार्य के तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक पहलू से अधिक जुड़े होते हैं। जुड़े होते हैं, ठीक है, ये हो गया विनियमन। अब आपका क्या बचा, नैतिक दुविधा लिखाई है मैंने, इथिकल डायलेमा।
लिखवाई कि नहीं लिखवाई, देखते जाओ एक बार 1%। नैतिक दुविधा, नैतिक दुविधा लिखवाई है। अंतरात्मा तो लिखवा दी है, नहीं लिखी, लिखवाई। अच्छा चलो ठीक है, नहीं लिखी। नेक्स्ट डालिए ई गवर्नेंस। देखो लिखवाइए, ई गवर्नेंस लिखवाया नहीं लिखवाया? हाँ मुझे लग रहा है कि मैंने नहीं लिखवाया, लेकिन यदि लिखा होगा तो ठीक है। पारदर्शिता शायद लिखवाया था मैंने, पारदर्शिता लिखवाया था, उसी में शायद ई गवर्नेंस पे चर्चा हुई हो। ई गवर्नेंस नहीं लिखवाया होगा मैंने, नहीं लिखवाया ना। सोशल जस्टिस लिखवाया था, सामाजिक न्याय लिखवाया है, वो सब लिखवाया है। ई गवर्नेंस नहीं लिखवाया मैंने। ई गवर्नेंस लिखिए। शासन के क्रियाकलापों, शासन की मैंने एक बार चर्चा की थी, ई गवर्नेंस क्या होता है, बस ये चर्चा की थी, आप लोगों ने बताया था पर लिखवाया नहीं था, लिख लो। शासन के क्रियाकलापों, पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं में, शासन के क्रियाकलापों, शासन के क्रियाकलापों, पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं में सूचना एवं संचार पद्धति, सूचना एवं संचार पद्धति का अनुप्रयोग ही ई शासन है। शासन में क्रियाओं, पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं में, शासन में क्रियाओं, शासन के क्रियाकलापों में, पद्धतियों में, प्रक्रियाओं में सूचना एवं संचार पद्धति का अनुप्रयोग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग, सूचना एवं संचार पद्धतियों का अनुप्रयोग ही ई शासन है। ई शासन है। इसका मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य शासन को सरल, शासन को सरल, कुशल, प्रभावी, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाकर, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाकर उसे नागरिक केंद्रित बनाना है, उसे नागरिक केंद्रित बनाना है तथा शासन और नागरिकों के बीच की दूरी को कम करना है, तथा शासन एवं नागरिकों के बीच की दूरी को कम करना है। नागरिक केंद्रित बनाना है तथा शासन और नागरिकों के बीच की दूरी को कम करना है। इससे सेवाओं की गुणवत्ता आपूर्ति में, इससे सेवाओं की गुणवत्ता आपूर्ति में, इससे सेवाओं की गुणवत्ता आपूर्ति में सहायता मिलती है, सहायता मिलती है। जैसे रेलवे टिकट अब आपको कराना है, यदि ये टिकट सिर्फ और सिर्फ खिड़की से होता तो आपको दिक्कत होती। आपके पास अब विकल्प है कि आप यहीं पर बैठे बैठे कर सकते हैं, है ना। एक तरीका ये हो गया। अब आपने देखा भूमि का पंजीकरण है, खसरा खतौनी दुनिया भर की चीज़ें अब सब कुछ डिजिटल हो चुकी है। तो यदि आपको भूमि का पंजीकरण, कोई मकान खरीद रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, खसरा नंबर पता है, आपने डाला इंटरनेट पे, आपको डिटेल आ गई, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमने, टेलीफोन हो गया, मोटर वाहन अधिनियम, कुछ भी हो गया, सब डिजिटल कर दिया गया आज के टाइम पे। आपकी मार्कशीट सारी डिजिटल हो चुकी हैं, है ना। सब आपको यदि निवास प्रमाण पत्र बनवाने जाना है तो डिजिटल हो चुका है, आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना है तो डिजिटल हो चुका है। तो ई गवर्नेंस क्या करता है, शासन को पारदर्शी बनाता है, प्रक्रियाओं को आसान बनाता है। पहले क्या होता था, कोई भी फॉर्म निकलता था तो हमारी स्थिति क्या हो जाती थी, फॉर्म निकलता था, पहले भरते थे, पहले जाते थे, कंपटीशन हाउस होते थे, वहाँ से फॉर्म खरीद के लाते थे, फिर उसे भरा जाता था, भरने के बाद फिर पोस्ट ऑफिस जाते थे, फिर पोस्ट ऑफिस में पहुँच रहा नहीं पहुँच रहा पता करते रहते थे कि मेरा एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा, नहीं पता होता था। अब ईजी है, वेबसाइट पे गए, तुरंत किए, एडमिट कार्ड आया। हाँ, एडमिट कार्ड से अभी BPSC 66वीं BPSC का 27 दिसंबर को मेरे ख्याल से एग्ज़ाम है ना। अब उसके एडमिट कार्ड आए, एडमिट कार्ड डाला कैसे कैसे इन लोगों ने,
यहाँ जैसे मान लीजिए आप पूरा बिहार पार करा दिया है, यदि आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे रहने वाले निवासी हैं बिहार में, है ना, तो आपको पूरा बॉर्डर पार करके बिल्कुल झारखंड से टच करते हुए बॉर्डर पे जाना पड़ेगा। ये कंडीशन कोरोना के बीच में, मतलब कितनी बड़ी मूर्खता है, कितने दूरदर्शी लोग बैठे हैं, कभी कभी देख के बड़ा दिल खुश हो जाता है। अब कौन इन बच्चों की टिकट की व्यवस्था कराएगा इस ठंड के टाइम पे, कोरोना काल पे? पहले तो ट्रांसपोर्टेशन इतना कम है, और ऐसी कंडीशन पे एक बड़ी मूर्खता आप ये कर रहे हैं कि इन बच्चों को कहाँ डाल रहे हैं, यहाँ डाल रहे हैं। सबकी बहुत बुरी है, बहुत लोग तो अब देने नहीं जा रहे सेंटर, इतनी बुरी हालत कर दी, कहाँ का सेंटर कहाँ डाल दिया। जबकि आम तौर पे अब तो आपको यदि लगता है कि भाई नकल हो जाएगी, कुछ हो जाएगी, नकल तो अब आपके ऊपर है ना, प्रशासन के ऊपर है ना, बच्चों के ऊपर नहीं है कुछ भी कि स्थानीय है तो कुछ हो जाएगा। ज़्यादा ज़्यादा कर सकते थे डिस्ट्रिक्ट चेंज कर सकते हो आप, यदि आप इस डिस्ट्रिक्ट के हो, आपके पड़ोस का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ डाल सकते हो। अब वहाँ के डिस्ट्रिक्ट का बच्चा यहाँ आएगा और यहाँ वाला वहाँ जाएगा, बद्ध मूर्खता है। पता नहीं कौन, कभी कभी बड़ा मज़ा आती। कल कई बच्चों ने मुझे मैसेज किए, व्हाट्सएप किए, मैंने कहा बेटा क्या करें, कई लोग तो देने नहीं जा रहे, मैं उनसे कह रहा हूँ चले जाओ दे आओ, कुछ खास नहीं। अब क्या करें, मजबूरियां हैं सबकी, किसी के टिकट नहीं मिला। दिल्ली के कितने बच्चे हैं जो जा ही नहीं रहे पेपर ही देने, कह रहे टिकट ही नहीं मिल रहा सर, क्या करें। अगर बस से जाओ कैसे न कैसे करके। देखो बिहार में जितनी भी बसें चलती हैं, बिहार में चाहे और बसें बढ़ा दीजिए, बस कह रहा हूँ ट्रेनें, चाहे वो स्लीपर क्लास हो, चाहे वो थर्ड AC हो, चाहे सेकंड AC हो, चाहे फर्स्ट, रिजर्वेशन होता ही नहीं किसी में, सब एक जैसी ही लगती है। किसी में भी जाए रिजर्वेशन बोगी है ही नहीं उसमें कोई। विडम्बना है, क्या करें, सबसे ज़्यादा लोग चलने वाले हैं, सबसे बिजी रूट यही है। तो आप चाहे जिसमें जाए महसूस सेम ही होगा, लगेगा कि बैठे ही जनरल में ही है। वहाँ का बड़ा बुरा हाल है। और यदि आपको कराना है टिकट तो 4 महीना पहले से टिकट, और बिहार का आदमी सबसे ज़्यादा खुश किस चीज़ से होता है कि उसकी टिकट कन्फर्म है, इस चीज़ से सबसे ज़्यादा खुश होता है वो, और उसको दूसरी कोई खुशी नहीं होती है। इतनी बुरी हालत है। चलिए अगला ई गवर्नेंस को आगे लिखिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे भूमि पंजीकरण, जैसे भूमि पंजीकरण, रेलवे, टेलीफोन, मोटर वाहन विभाग, जैसे सेवा क्षेत्र, जैसे सेवा क्षेत्रों में ई गवर्नेंस की स्थिति, जैसे सेवा क्षेत्र में ई गवर्नेंस की स्थिति, इसके द्वारा शासन को स्मार्ट बनाया जा सकता है। इसके द्वारा शासन को स्मार्ट बनाया जा सकता है। स्मार्ट को हम क्या कर सकते हैं, स्मार्ट के शब्द को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। स्मार्ट, एस को कैसे बना सकते हैं, स्मॉल या सिंपल, सरल या छोटा। शासन क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। इससे शासन क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो एस का मतलब है सिंपल। एम का मतलब क्या है, एम का मतलब है मोरल, नैतिक हो जाएगा शासन, है ना, इथिक्स से जुड़ जाएगा। इसके बाद ए का मतलब क्या है बताइए, अकाउंटेबल, जवाबदेह। और आर का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, उत्तरदायित्वपूर्ण, रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। और टी का मतलब क्या है, एक एक करके लिख दीजिए, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा। ठीक है, तो स्मार्ट को आप लोग ऐसे बता सकते हैं। नंबर 1, एस से स्मॉल या सिंपल यानी सरल, एम से मोरल या नैतिक, ए से अकाउंटेबल, अकाउंटेबल जवाबदेह, आर से रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायित्वपूर्ण या रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव मतलब अनुक्रियाशील, रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स, अनुक्रियाशील, सक्रिय। और टी से ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी। ठीक है, तो प्रशासन ई गवर्नेंस से स्मार्ट हो जाता है। अगला लिखिए। अब बाकी आप खूब, तो जो सुशासन होता है, सुशासन स्मार्ट गवर्नेंस को बोलते हैं। सुशासन का मतलब क्या है, स्मार्ट गवर्नेंस, अच्छा शासन। जो शासन स्मार्ट है, स्मार्ट गवर्नेंस को ही सुशासन के तहत रखते हैं। ठीक है, तो लिखिए, सुशासन में स्मार्ट गवर्नेंस की अवधारणा रहती है। सुशासन में स्मार्ट गवर्नेंस की अवधारणा रहती है।
ई गवर्नेंस में सूचना तकनीकी का उपयोग करके नागरिकों से संपर्क स्थापित किया जाता है। ई गवर्नेंस में सूचना तकनीकी का उपयोग करके नागरिकों से संपर्क स्थापित किया जाता है। अब आप मेल कर सकते हैं, सरकार से कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। संपर्क स्थापित किया जाता है तथा शासन के विभिन्न विभागों में उपलब्ध कार्यक्रमों तथा शासन में शासन, प्रशासन और नैतिक शासन, ये सब बता चुका हूं मैं। शासन क्या है, सरकार क्या है, प्रशासन क्या है, सब चर्चा कर चुके हैं हम। ई गवर्नेंस में सूचना तकनीकी का उपयोग करके नागरिकों से संपर्क स्थापित किया जाता है तथा शासन के विभिन्न विभागों में उपलब्ध कार्यक्रमों तथा शासन के विभिन्न विभागों में उपलब्ध कार्यक्रमों एवं नीतियों की ऑनलाइन जानकारी दी जाती है। एवं नीतियों की ऑनलाइन जानकारी दी जाती है। ऑनलाइन जानकारी दी जाती है। नागरिक अपनी शिकायतों, सुझावों एवं आवेदन पत्रों आदि को नागरिक अपनी शिकायतों, सुझावों एवं आवेदन पत्रों आदि को ऑनलाइन रूप से भेज सकता है। ऑनलाइन रूप से भेज सकता है। इससे निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी बढ़ती है। जनता की भागीदारी बढ़ती है और पारदर्शिता बढ़ती है। और पारदर्शिता बढ़ती है। और पारदर्शिता बढ़ती है। इससे सूचना एवं सेवा आपूर्ति में सुधार, इससे सूचना एवं सेवा आपूर्ति में सुधार, प्रशासन की सक्षमता में सुधार, प्रशासन की सक्षमता में सुधार एवं जवाबदेहिता तय करने में आसानी होती है। जवाबदेहिता तय करने में आसानी होती है। भारत में ग्रामीण ई प्रशासन परियोजनाओं के अंतर्गत, भारत में ग्रामीण ई प्रशासन परियोजनाओं के अंतर्गत ई चौपाल, जैसे अभी हम किसानों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं ई गवर्नेंस की, बताइए। 2 योजनाओं का नाम बताइए। ई नाम का नाम सुन रहे हैं बार बार। ई नाम मतलब इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम है ना। ये क्या है आपकी मार्केट। किसानों के लिए एक हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक मंडी क्रिएट कर दी। कोई भी जाए ई नाम पे जाए और जा करके वहाँ पर वैल्यू चेक कर सकता है किस मंडी पे क्या रेट चल रहा है। तो हमने एक क्या कर दिया, ई गवर्नेंस के अंतर्गत पूरी मंडियों को ला दिया। ठीक। एक ई ग्रामीण चल रही है उनके लिए, ई ग्रामीण चल रही है, उसमें भी इसी तरीके का प्रावधान किया गया है। तो किसानों के लिए हमने कई सारी परियोजना, हर क्षेत्र में ई गवर्नेंस की परियोजनाएं हैं। अब ये काम आपका होना चाहिए कि आपको हर एक मंत्रालय वाइज परियोजनाओं को देखना चाहिए कि कितनी ई गवर्नेंस के रूप में चल रही। हर एक मंत्रालय की ई गवर्नेंस की योजना है। कम से कम एग्जाम्पल लिखने में कभी देखो, ये ऐसे का भी टॉपिक है, ऐसे में भी आपको ई गवर्नेंस, सूचना क्रांति कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। साइंस एंड टेक से भी जुड़ता है, गवर्नेंस के पेपर 2 से भी जुड़ता है। ठीक है, आगे लिख लीजिए। भारत में ई प्रशासन में चलने वाली परियोजनाएं, नंबर 1 ई चौपाल, आकाश गंगा, ज्ञान दूत,
ज्ञानदूत, लोकमित्र आदि हैं। ई चौपाल, आकाश गंगा, ज्ञानदूत, लोकमित्र आदि हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ई गवर्नेंस। अगला डाल दीजिए सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI। जल्दी से लिखिए। सूचना का अधिकार से आशा है कि, सूचना के अधिकार से आशा है कि जन सामान्य तक, सूचना के अधिकार से आशा है कि जन सामान्य तक, सूचना के अधिकार से आशा है कि जन सामान्य तक सूचनाओं की पहुंच होनी चाहिए, जन सामान्य तक सूचनाओं की पहुंच होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में सरकारी कार्यों, दूसरे शब्दों में सरकारी कार्यों, निर्णयों, उनके निष्पादनों, निर्णयों और उनके निष्पादनों, निष्पादनों से संबंधित फाइलों एवं दस्तावेजों तक, से संबंधित फाइलों एवं दस्तावेजों तक नागरिकों एवं गैर नागरिक संगठनों की औचित्यपूर्ण स्वतंत्र पहुंच होनी चाहिए, औचित्यपूर्ण स्वतंत्र पहुंच होनी चाहिए। यह उन सभी सरकारी क्रियाकलापों में, यह उन सभी सरकारी क्रियाकलापों में गोपनीयता के स्थान पर खुलेपन, गोपनीयता के स्थान पर खुलेपन एवं पारदर्शिता की मांग करता है, खुलेपन एवं पारदर्शिता की मांग करता है। जहां सामाजिक हित और राष्ट्रीय हित पर नकारात्मक असर न पड़ता हो, जहां सामाजिक हित एवं राष्ट्रीय हित पर नकारात्मक असर न पड़ता हो। अब आप कहें कि राफेल जो बना है, भारत सरकार ने जो फ्रांस से खरीदा है, इसका मुझे बताइए कि कौन कौन सा इसमें आधुनिक अस्त्रों को आपने लगवाया है, क्या क्या इसमें किया है। तो आप क्या कर रहे हैं, ऐसी सूचना मांग रहे हैं जो राष्ट्र की गोपनीय जानकारियों में से एक है। ऐसी जानकारी लीक होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो जो जानकारी राष्ट्र के लिए सर्वोपरि है, उस जानकारी को छोड़ करके बाकी कोई भी जानकारी जो सामाजिक हित से सरोकार रखती है, उस जानकारी को आप सूचना के अधिकार के तहत मांग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत इसको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अनिवार्य अंग के तौर पे माना है। ठीक है, आगे लिख लीजिए, असर ना पड़ता हुआ। अतः सूचना का अधिकार भ्रष्टाचार को रोकने, अतः सूचना का अधिकार भ्रष्टाचार को रोकने, अतः सूचना का अधिकार भ्रष्टाचार को रोकने एवं सुशासन में सहायक है। यह प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, यह प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है तथा प्रशासकों में जवाबदेहिता के तत्व को जागृत करता है, तथा प्रशासकों में जवाबदेहिता के तत्व को जागृत करता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नैतिक दुविधा, इथिकल डायलेमा। जैसे मान लीजिए भारत सरकार को अहमदाबाद से लेकर के मुंबई तक के बीच में क्या करना है, बुलेट ट्रेन का निर्माण करना है। अब बुलेट ट्रेन का निर्माण करने से उस बीच में आने वाले पर्यावरणीय विभिन्न स्थलों को काट छांट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखनी है वर्सेस पर्यावरणीय संरक्षण भी देखनी है। तो अब क्या सही होगा, क्या गलत होगा, निर्णय लेने में हम थोड़ा सा, जब किसी
कार्य के निर्णय निष्पादन में हम द्वंद्व की स्थिति में आ जाते हैं, दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं। हमें ये नहीं समझ में आता कि इसको करें या इसको करें, यही नैतिक द्वंद्व है, नैतिक दुविधा है ना। इसको सही कैसे करेंगे? इथिकल रीजनिंग। जब केस स्टडी सुलझाएंगे, केस है ये, तो केस स्टडी के लिए आपको पास इथिकल रीजनिंग होनी चाहिए। न्यूनतम क्षति की ओर फिर हम जाएंगे, है ना। या फिर अब मान लो बुलेट ट्रेन आपको निकालनी है अहमदाबाद से मुंबई तक में, तो वहाँ पे बड़े स्तर का इकोसिस्टम प्रभावी होगा। क्या कर सकते हैं इसको लेकर के? अब हमें क्या करना चाहिए? या तो ना बनाएं, लेकिन नहीं बनाने से भी नुकसान हमें देखने पड़ेंगे और बनाने के बाद के भी नुकसान देखने पड़ेंगे। मान लीजिए अभी टिहरी गढ़वाल डैम है, ठीक है, क्यों बनाया गया? ये बड़े स्तर पे हमें विद्युत उत्पादन भी करनी है, बाढ़ की समस्या को भी रोकना है ना। लेकिन अब उसको बनाने के कारण से उसके आसपास का 3 किलोमीटर का दायरे का स्थल पूरा जलमग्न हो गया, बड़े स्तर की जैव विविधता जलमग्न हो गई, रहने वाले नागरिक समूह जलमग्न, वहाँ से विस्थापन होना पड़ा। तो ऐसे में ना बनाते, क्यों बना दिया? सरदार सरोवर डैम बना रहे हैं, उसको लेकर बड़े स्तर का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो हमें किसे प्राथमिकता देनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, ऐसी दुविधा में फंस जाना ये नैतिक द्वंद्व है, नैतिक दुविधा है। और इस नैतिक दुविधा से हम तब उभरेंगे जब हमें इथिकल रीजनिंग पता होगी, हम नैतिक तौर पे अपने आप को दक्ष बना पाएंगे। ठीक है, तो लिखिए नैतिक दुविधा। निर्णय लेने या किसी कार्य को करते समय, तुरंत लिखिए, फास्ट, टाइम नहीं हमारे पास। निर्णय लेने या किसी कार्य को करते समय जब 2 या 2 से अधिक विकल्पों में से, निर्णय लेने या किसी कार्य को करते समय जब 2 या 2 से अधिक विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनने में असमंजस या द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो। निर्णय लेने या किसी कार्य को करते समय जब 2 या 2 से अधिक विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनने में असमंजस या द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो और उसे नैतिक पक्ष से संबंधित हो, और वह नैतिक पक्ष से संबंधित हो, और वह नैतिक पक्ष से संबंधित हो, तो फिर उसे नैतिक दुविधा कहते हैं। तो फिर उसे नैतिक दुविधा कहते हैं। नैतिक दुविधा के निराकरण के लिए, इसका निराकरण कैसे होता है? नैतिक दुविधा के निराकरण के लिए संवैधानिक मूल्यों, नैतिक दुविधा के निराकरण के लिए संवैधानिक मूल्यों, नियम और कानून दिशा निर्देशों, नियम एवं कानून दिशा निर्देशों, अंतरात्मा, कई बार ये हमें सजेस्ट करती है, अंतरात्मा, प्रगतिशील मानवीय मूल्यों, अंतरात्मा, प्रगतिशील मानवीय मूल्यों, दीर्घकालिक मानवीय हितों, दीर्घकालिक मानवीय हितों तथा महापुरुषों द्वारा प्रतिपादित मार्ग को ध्यान में रखकर, तथा महापुरुषों द्वारा प्रतिपादित, महाजनों येन गता सपंथा, ये कहा गया है कि महाजनों द्वारा जब हमें कोई न प्रदर्शित कर पाए तो फिर महापुरुषों को पकड़ते हैं कि भाई तुम आओ, महापुरुषों के विचारों से प्रेरित करते हैं अपने आप को। महापुरुषों द्वारा प्रतिपादित मार्ग को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है, ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं हम? इथिकल डायलेमा, नैतिक दुविधा। ठीक है, ये हो गया आपका लगभग बेसिक कंप्लीट। मैंने बहुत सारे शब्दावली करवा दिए हैं, आप लोग थोड़ा सा गिनती कर लीजिएगा। कल थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन के बाद कल से आपकी क्लास शुरू होती है। कल आपकी क्लास का पहला दिन है रहेगा। ठीक है, अभी तक हम सिर्फ बेसिक कर रहे थे, यहाँ से अब चीज़ों को